धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। अभी पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज के परेड ग्राउंड में, उसी प्रयागराज के परेड ग्राउंड में जिसका पहले नाम इलाहाबाद हुआ करता था, एक बड़ी रैली की। दावा किया कि 75 जिलों से 2-2.5 लाख महिलाएं वहां जुटाई गई और उन्हें बताया गया कि मोदी सरकार, योगी सरकार उनके सम्मान के लिए क्या कर रही है। ये तक दावा किया गया कि 700 फास्ट ट्रैक अदालतें बना दी गई हैं और अब अगर रेप पीड़िता थाने जाती है ना, तो अपराधी के लिए किसी का ऊपर से कोई फोन नहीं आता है। किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया है वो पहले उनकी ज़बानी सुन लीजिए, फिर काफी दिलचस्प एक इंटरव्यू आपके सामने रखने जा रहा हूं। रेप जैसे संगीन अपराधों की तेजी से सुनवाई के लिए हमारी सरकार देश भर में करीब 700 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित कर चुकी है। मुस्लिम बहनों को अत्याचारों से बचाने के लिए 3 तलाक के खिलाफ कानून हमारी सरकार ने बनाया है। साथियों, बिना किसी भेदभाव, बिना किसी पक्षपात, डबल इंजन की सरकार बेटियों के भविष्य को सशक्त करने के लिए निरंतर काम कर रही है। भाई और बहनों, 5 साल पहले यूपी की सड़कों पर माफिया राज था। यूपी की सत्ता में गुंडों की हनक हुआ करती थी। इसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी कौन था? मेरी यूपी की बहन बेटियां थी। उन्हें सड़क पर निकलना मुश्किल हुआ करता था, स्कूल कॉलेज जाना मुश्किल होता था। आप कुछ कह नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, क्योंकि थाने गई तो अपराधी बलात्कारी की सिफारिश में किसी को फोन आ जाता था। योगी जी ने इन गुंडों को उनकी सही जगह पहुंचाया है। आज यूपी में सुरक्षा भी है, यूपी में अधिकार भी है। आज यूपी में संभावनाएं भी हैं, आज यूपी में व्यापार भी है। मुझे पूरा विश्वास है, जब हमारी माताओं बहनों का आशीर्वाद है, इस नई यूपी को कोई वापस अंधेरे में नहीं धकेल सकता। भाई और बहनों, आइए प्रयागराज की पुण्य भूमि से ये संकल्प लें, हमारा यूपी आगे बढ़ेगा। सुन लिया आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। वैसे आज की ताजा खबर यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रयागराज जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि अतीक अहमद के कब्जे में जो जमीन थी उसको कब्जा मुक्त करा लिया गया और वहां पे प्रधानमंत्री आवास योजना की नींव रखी जा रही है। इन चीजों से आप समझ सकते हैं हिंदू मुस्लिम का एंगल निकलता है और इनको जो है वोटों में ध्रुवीकरण करने के लिए फायदा होता है। ये तमाम चीज़ें वो की जा रही हैं। लेकिन अब हम बात करने जा रहे हैं प्रयागराज की एक बेटी से जो ब्राह्मण जाति से ताल्लुक़ रखती है। वो अपना चेहरा और अपना नाम बताना चाहती हैं, पूरी दुनिया से आंखें मिला के बात करना चाहती हैं। पिछले 15 महीने से वो जगह जगह भटक रही हैं। गैंग रेप का शिकार हुई है ये बेटी और इसको आज तक इंसाफ नहीं मिल पाया है और आरोप बीजेपी के नेता पे है। तो मैं पूछना पहला सवाल यही चाहूंगा कि जब प्रयागराज की धरती पे खड़े होकर प्रधानमंत्री ने कहा कि अब रेप पीड़िता को इंसाफ मिलता है, कोई आरोपी के पक्ष में फोन नहीं करता है, फास्ट ट्रैक अदालतें उनकी सरकार बना रही है, तो ये सुनने के बाद उस बेटी को कैसा लगा, यही आज का हमारा मुद्दा रहने वाला है। बहुत शुक्रिया प्रियांशी, वक्त देने के लिए। थैंक यू सर, मुझे ये प्लेटफॉर्म देने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे ये है, आप अपना नाम और अपना चेहरा क्यों उजागर करना चाहती हैं? क्योंकि आपको तो पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, कोई रेप विक्टिम हो उसका नाम और पहचान उजागर नहीं करनी है। सर, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया मेरा चेहरा और नाम उजागर करने के लिए। समाज में जब किसी के साथ रेप होता है तो उसको चुप रहने के लिए बोला जाता है, उसे छिप के रहने के लिए बोला जाता है, लेकिन मैं सामने आना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि लोग जाने कि चेहरा हमें नहीं छिपाना है, चेहरा उन्हें छिपाना है जिन्होंने हमारे साथ गलत किया।
बहुत अच्छी सोच है और आपके इस जज्बे को सलाम करने को मन करता है। लेकिन अब मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूं कि हुआ क्या था सितंबर 2020 में जो भाजपा नेता पर आरोप लगा और एक डॉक्टर पर आरोप लगा कि उन्होंने आपके साथ उस घिनौनी हरकत को अंजाम दिया। सर, हमारा इस सारे केस का एक मूल कारण था हमारे प्रतापगढ़ में एक जमीन, जिसके कारण ये लोग कांटेक्ट में आए और इन्होंने हमारा फायदा उठाते हुए मेरे साथ गैंगरेप किया, जिसमें हमने समझौता नहीं किया तो इन्होंने मेरे भाई की हत्या करवा दी। मेरे घर का इकलौता सहारा, हमारे जीवन यापन का एक आखिरी आसरा हमसे छीन लिया। बहुत ही गलत तरीके से, बहुत ही खराब तरीके से मेरे भाई का मर्डर करवा दिया इन्होंने। हमारी तो पूरी जिंदगी ही बर्बाद कर दी इन लोगों ने। ये कौन लोग हैं, किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, इनका नाम क्या है, अगर कुछ आप बता पाए तो? इनका नाम सर श्याम प्रकाश द्विवेदी है। ये पूर्व में अपने आप को भाजयुमो का प्रेसिडेंट बताते थे। और एक है डॉक्टर अनिल द्विवेदी, जो कि डॉक्टर्स तो भगवान का रूप माने जाते हैं, लेकिन उन्होंने इतनी घिनौनी हरकत करी मेरे साथ कि जिसको मैं शब्दों में भी बयान नहीं कर सकती। मैं समझ सकता हूं प्रियांशी, आपकी इन हालात से गुजर रही होंगी। आपके पिता जो हैं वो काफ़ी समय से बिस्तर पे हैं, माता भी काफ़ी डिप्रेस हो चुकी हैं। और अभी आपने बताया कि इस घटना के बाद, गैंगरेप वाली इस घटना के बाद जब आप इंसाफ के लिए खड़ी हुई तो आपके भाई की हत्या करा दी गई। मैं जानना चाहूँगा, 2 लाइन आप हमारे व्यूअर के लिए बताएं कि भाई की हत्या कहाँ और कैसे हुई है और उस मामले में अभी तक क्या हुआ है? सर, मेरे भाई की हत्या पूरे महाराष्ट्र में हुई। जब हमने यहाँ पे मुकदमा वापस नहीं लिया, हमें धमकियां दी गई, तो तभी से मेरे परिवार का, मेरे भाई का पीछा करना शुरू कर दिया गया। वो आरोपी श्याम प्रकाश द्विवेदी का भाई ज्ञान द्विवेदी लोगों से मेरे भाई के बारे में पता करने लगा। तमाम एप्लीकेशन हमने मूव की यूपी गवर्नमेंट को, यहाँ के पुलिस प्रशासन को, लेकिन तब भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। अंततः हमने अपने भाई को बाहर भेजा, पुणे महाराष्ट्र पढ़ने के लिए। तो वहां पे उन्होंने बड़ी ही बेरहमी से एक एक्सीडेंटल कलर देते हुए मेरे भाई की हत्या करवा दी। जिसके बाद हमने तमाम एप्लीकेशंस मूव की कि ये एक एक्सीडेंट नहीं, ये एक मर्डर है, निर्मम हत्या करवाई गई है मेरे भाई रितेश मिश्रा की। लेकिन तब भी गवर्नमेंट की ने कोई बात नहीं सुनी। हमने वहां की गवर्नमेंट को भी एप्लीकेशंस दी, लेकिन हम चाहते हैं कि मेरे भाई के इस केस की सीबीआई जांच हो, लेकिन या तो ये गवर्नमेंट ही कर सकती है, जो कि गवर्नमेंट ने सुनी नहीं, या तो कोर्ट कर सकती है। और कोर्ट जाने के लिए हम इतने सक्षम नहीं है सर। हमारे पास इतना फाइनेंशियल इशू है कि हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो क्या यदि अगर हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो हमें न्याय नहीं मिलेगा इस सरकार में? बिल्कुल सही आपने कहा। एक परिवार जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रह रहा है, एक साधारण सा परिवार है, परिवार के मुखिया बीमार हैं, माता भी बीमार, एक बच्ची जो गैंगरेप की शिकार हो जाती है, उसका भाई पुणे में सड़क दुर्घटना में मौत के घाट उतार दिया जाता है। बताइए, क्या वो प्रयागराज से पुणे तक दौड़ सकती है? सोच के देखिएगा, क्या इंसाफ पाना इतना आसान है? क्या वो अदालतों में जाके दरवाजे खटखटा सकती है जहाँ पे लाखों रुपए की फीस वकील लेंगे तब जाके कोई आदेश होगा कि नहीं होगा ये भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन सरकार तो बहुत कुछ कर सकती है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज में खड़े होकर दावा कर रहे हैं, वो दावा आपने सुना होगा, वो दावा सुन के आपको कैसा लगता है? सर, बहुत दुख होता है मुझे कि वहां पे तमाम महिलाओं को बुलाया गया, लेकिन क्या वहां पे किसी पीड़िता को बुलाया गया अपना दुख साझा करने के लिए? वहां पे गैंगरेप पीड़िताओं को क्यों नहीं बुलाया गया? एसिड अटैक पीड़िताओं को क्यों नहीं बुलाया गया? उनके लिए क्यों कुछ नहीं किया गया? जो चीज करने की जरूरत थी और है और रहेगी, उनसे क्यों नहीं मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? डिप्टी सीएम, जब मैं गई तो मुझे भगा दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ जी आज भी प्रयागराज की धरती पे आए हैं, तब भी उनसे मुलाकात नहीं हुई। हमने बहुत प्रयास किया। यहाँ की पुलिस प्रशासन को मैं फोन करती हूँ कि सीएम योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं, उनसे मुझे एक बार मिलवा दीजिए, मैं अपना दुख साझा करना चाहती हूँ उनसे, तो मुझे एकदम इग्नोर कर दिया जाता है। क्या मैं इस देश की बेटी नहीं हूँ या ब्राह्मण समाज की एक पीड़िता हूँ, इसलिए ऐसा व्यवहार किया जाता है मेरे साथ? आखिर गलती क्या है, मुझे यही नहीं समझ आया। कितनी जगह आप जा चुकी हैं और कितने पत्र आज तक आपने मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा जो बड़ी एक्टिव दिखाई देती है उन राज्यों में जहां पे भाजपा की सरकारें नहीं है, उन सबको आपने पत्र लिखा और कहीं से कोई इंसाफ की कार्रवाई हुई आपके लिए, या किसी ने आपकी बात सुनी, या सब जगह से आपको भगा दिया गया? सर,
मैं डिप्टी सीएम, सीएम, हमारे प्रयागराज के जनप्रतिनिधि और प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट और महिला की अध्यक्ष, मैंने हर किसी को पत्र दिया। यहाँ मैं सबके पास गई, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। ऐसे लगा कि जैसे मुझे जानबूझ के इग्नोर किया गया। जब मेरा केस हुआ था तो सारे जनप्रतिनिधियों की सर्किट हाउस में मीटिंग हुई थी। आप सोच भी नहीं सकते, अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और यहाँ की ही एक जनप्रतिनिधि मुझसे कहती हैं, श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी जी, जो जी। एक महिला है, मुझसे कहती है कि आज के जमाने में कौन वुमनाइजर नहीं होता। ये सुनने मिलता था। आपने पलट के उनसे पूछा नहीं कि अगर आपकी बेटी के साथ ऐसा हो जाता तब भी आप ऐसे ही बोलती क्या? मैंने पूछा उनसे कि यदि आप मेरी जगह होती या आपकी कोई बेटी होती तब ऐसा होता, तो उन्होंने मुझसे साफ कहा, ऐसी बात मत करना मुझसे, ऐसी बात मत करना मुझसे। क्यों प्रियांशी, कोई भी आपकी बात सुनने को तैयार नहीं हुआ? मैंने आपकी कई खबरें पहले भी की हैं, आप लखनऊ भी गई हैं, वहां पे भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लखनऊ में, इलाहाबाद में भी आपने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं, और कई सारे वीडियो आपके आए हैं कि वहां नेताओं से आपकी बहस हो रही है, आपकी बात नहीं सुनी जा रही है, तमाम चीजें आपने सोशल मीडिया पे डाली भी हैं। क्यों ऐसा हुआ? सर, आज तक इसका मूल कारण तो मुझे भी नहीं समझ आया, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि एक ब्राह्मण समाज की बेटी हूँ, और जो मेरे गैंगरेप के आरोपी हैं, मुख्य आरोपी हैं श्याम प्रकाश द्विवेदी, जिनके पिता राम रक्षा द्विवेदी पूर्व में भाजपा से जिला अध्यक्ष रहे हैं प्रयागराज के। जी। इतना दबदबा सरकार का बना रखा है उन्होंने यहाँ के लोगों पे कि मुझे जैसे जानबूझ के इग्नोर किया जाता है। मैं थाने पे जाती हूँ तो मुझे वहां से दर दर भगाया जाता है। जी। क्या पुलिस वाले, क्योंकि प्रधानमंत्री दावा कर रहे हैं कि अब रेप पीड़िता थाने जाती है तो आरोपी के पक्ष में कोई फोन नहीं आता है, क्या आपके मामले में ऐसा हुआ कि जैसे एफआईआर दर्ज होगी, आरोपी गिरफ्तार हो गया है? मुझे याद पड़ता है कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने सड़कों पर होर्डिंग लगा दिए थे, आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो रही थी। सर, बिल्कुल फोन आया था और तमाम लोगों के पास ये लोग गए भी थे कि उस लड़की को बोला जाए कि ये मुकदमा वापस ले लीजिए। जब भी फोन आया था तो हमें डराया भी जाता था, लेकिन जिसका नतीजा मुझे लेकिन तब भी मैं नहीं हारी, मैंने उस केस को आगे बढ़ाया। लेकिन जिसका नतीजा मुझे ये भुगतने को मिला कि मेरा जो इकलौता भाई था 27 साल का, उसको मुझसे छीन लिया गया। ये परिणाम मुझे मिला। समझ सकता हूं आप लोग किस दौर से गुजर रहे होंगे और आप कितनी हिम्मत से बात कर पा रही हैं, ये भी जो है बहुत ही सोचने का विषय है। लेकिन आपने बात की जो है मुकदमे की, तो फास्ट ट्रैक अदालतें बनाने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया है। 1.25 साल हो चुके, 15 महीने हो चुके, आपका मुकदमा कहाँ पहुंचा? कोई चार्ज फ्रेम हुए, आरोप तय हुए, या इसके अलावा ट्रायल शुरू हुआ, नहीं हुआ? मतलब कहाँ है आपका मुकदमा अभी? मेरा मुकदमा सर फास्ट ट्रैक कोर्ट में है, चार्जशीटेड भी हो चुका है, लेकिन अभी तक उसमें चार्जेस फ्रेम नहीं हो पाए हैं। मैं कोर्ट जाती हूँ तो कभी जज साहिबा छुट्टी पे रहती हैं, कभी कुछ सीन रहता है, कभी हड़ताल हो जाती है। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का तो मतलब ये होता है ना सर कि 3-4 महीने में इस मुकदमे को डिसाइड कर दिया जाए जी। लेकिन अभी तक ऐसा मेरे केस में नहीं हुआ। आए दिन हमें धमकियां मिलती है, मैं अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी नहीं कर पा रही हूँ, मुझे कॉलेज से प्रेशर किया जाता है, मुझे आए दिन धमकियां मिलती हैं। मैं किस साहस के साथ अपने घर से बाहर कदम रखूं कि मुझे हर पल ये डर लगा रहता है कि आए दिन मुझे मरवा दिया जाएगा, मेरी गाड़ी का पीछा किया जाता है। कहाँ तक मैं सेफ रह पाऊंगी और क्या ही मतलब है ऐसी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का जो 15 महीने का डिले कर दिया है मेरे केस में, अभी तक कन्विक्शन नहीं हो पाए। आपके केस के जो आरोपी हैं, क्या वो जमानत पे बाहर आ चुके हैं या अभी भी जेल में हैं? सर, वो जमानत पे बाहर हैं, आए दिन पीछा करते हैं, आए दिन धमकियां देते हैं, और आजकल बहुत एक ब्राह्मण के लिए मसीहा बने फिर रहे हैं, भगवान परशुराम की मूर्ति लेके दर दर भटक रहे हैं कि इन्हें स्थापित करना है। लेकिन सर उसमें भी तमाम जनप्रतिनिधि, हर्षवर्धन वाजपेयी, तमाम अश्विनी उपाध्याय जी,
ये ऐसे न्याय की बातें करने वाले लोग उस आरोपी का साथ दे रहे हैं। मुझे ये सुन के बहुत देख के शर्म फील होती है कि यदि भगवान परशुराम जी आज जीवित होते तो वो भी शर्मिंदगी महसूस करते। आप अश्विनी कुमार उपाध्याय एडवोकेट की बात कर रही हैं, जो भाजपा के नेता हैं? जी बिल्कुल, बिल्कुल, मैं उनकी ही बात कर रही हूँ। एक न्याय की पढ़ाई पढ़ने वाले बहुत ही महान व्यक्ति हैं वो, और ऐसे चीजों को जानते हुए भी एक आरोपी के साथ मंच साझा कर रहे हैं, एक आरोपी का साथ दे रहे हैं, जो बहुत ही शर्म फील करने वाली बात है कि हम और इस समाज से क्या ही एक्सपेक्ट करें। क्या आज आपको ये नहीं करना चाहिए प्रियांशी, ये मैं अपनी तरह से बोल रहा हूं, जितनी भी रेप विक्टिम हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, आपको सबको साथ जोड़ के एक आवाज बना देनी चाहिए? क्योंकि आप जो कर रही हैं, जितना आप कर पा रही हैं, मैं देखता हूं कि लड़कियां जो रेप पीड़िताएं होती हैं उनका परिवार या वो इतना नहीं कर पाती हैं, तो आपको सबकी आवाज नहीं बन जाना चाहिए आज? सर, मैं आवाज बनना चाहती हूँ, बहुत कोशिश भी करती हूँ, लेकिन हमारे समाज में एक सिनेरियो बना हुआ है कि रेप पीड़िता हमेशा चुप रहती है। जी। वो अपनी शक्ल नहीं दिखा सकती, अपने आप को आगे नहीं ले आके खड़ा कर सकती, या तो उसका परिवार उसको दबाता है या ये समाज के लोग उसको दबाते हैं, जिसके कारण बहुत सारी पीड़िताएं ऐसी हैं जो अपनी पीड़ा लेके घर में ही दब के रह जाती हैं। और यही मूल कारण है कि मेरे साथ मेरी इस लड़ाई में जो तमाम मेरे तरह जो बहनें हैं वो आगे नहीं आ पा रही हैं। उसका मुख्य कारण यही है। यदि समाज हमारी मदद करने लगेगा, हमारे साथ खड़ा होने लगेगा, तो शायद ही है कि हम पीड़िताएं इतनी शर्म और भय नहीं महसूस करेंगे समाज में आगे आने के लिए। क्या विपक्षी पार्टियां भी इस मुद्दे को नहीं उठा पा रही हैं? बिल्कुल नहीं सर, विपक्षी पार्टियां, मुझे शायद ये लगा था कि हमारे साथ जो घटना हुई है उसके आरोपी जो हैं वो पार्टी के हैं, शायद इसलिए पार्टी इंटरेस्ट नहीं ले रही होगी, इसलिए हमारी बात को नहीं सुन रही होगी। जी। लेकिन यहाँ तो विपक्षी पार्टियां भी मैं देखती हूँ कि दलित की बेटी के साथ गैंगरेप हो जाएगा, कोई दलित की बेटी के साथ हत्या हो जाएगी तो तमाम पार्टियां दौड़ी जाएंगी। मैं एक ब्राह्मण समाज की बेटी हूँ और एक अकेली लड़की हूँ, अपने घर की दर-दर भटक रही हूँ, दौड़ रही हूँ, लेकिन आज तक किसी भी विपक्षी पार्टी ने मुझसे मेरा हाल जानने की कोशिश नहीं की। यदि मैं गई भी होंगी अपनी पीड़ा सुनाने के लिए तो किसी ने नहीं सुनी होगी। मीडिया की क्या भूमिका रही है आपके केस में? सर, मेरी लोकल मीडिया ने काफी मदद की मेरी, तभी शायद है कि आज पूरा उत्तर प्रदेश या प्रयागराज मेरे इस घटना से को जानता है। और लेकिन बहुत ही मुख्य मीडिया में कभी भी मेरा मामला सामने नहीं लाया गया। जी। शायद जानबूझ के ऐसा किया गया क्योंकि वो भाजपा के हैं। जी। क्या आपको लगता है भाजपा से मीडिया डरता है क्या? कहीं ना कहीं भय तो हो सकता है सर, और है भी। ये मैंने देखा है कि यदि अगर मैं कभी किसी से बात भी करती हूँ तो भाजपा का नाम सुनते ही लोग अपने कदम पीछे कर लेते हैं। जी। बहुत ही मान सम्मान की बात की जाती है, लेकिन मेरे ही फेसबुक वॉल पे जब मैंने तमाम वीडियोस डालने शुरू किए स्टार्टिंग में ही, तो मेरे ही फेसबुक पे इतनी अभद्र टिप्पणियां की गई जो मेरे मुख्य आरोपी से, यहाँ के लोगों से मिले हुए हैं, जिन्होंने मेरे भाई की हत्या में भी जिनका हाथ है। लेकिन आज तक मैंने मुकदमा दर्ज करवाया, 8-9 महीने हो गए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई और जानबूझ के नहीं की जा रही है। जी। या फिर जैसे मुख्यमंत्री जी ने बात कही, प्रधानमंत्री जी ने, कि थाने पे सिफारिश के लिए फोन जाता है, तो ऑब्वियसली बात है कि जाता ही होगा, तभी ये कार्रवाइयां नहीं हो रही हैं, किसी को बचाया या छिपाया जा रहा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश फिर से एक बार चुनाव की दहलीज पे खड़ा हुआ है और सरकार इस बात को बड़ा मुद्दा बना रही है कि हमने कानून व्यवस्था को काफी बेहतर कर दिया है, योगी जी ने कानून व्यवस्था को काफी बेहतर कर दिया है। अगर मैं प्रियांशी से पूछूं, क्योंकि घर से लेके थाने तक और थाने से लेके कोर्ट कचहरी तक और आरोपियों से भिड़ने तक और अपने भाई की हत्या हो जाने तक क्या झेला है, वो कितने नंबर देना चाहेंगे सरकार को? सर, मैं कोई नंबर नहीं देना चाहूंगी, ना मेरे पास इस चीज को कहने के लिए कोई शब्द है कि मैंने कितना सफर किया है।
कानून व्यवस्था की हम बात करते हैं तो सर एक बात मैं कहना चाहूंगी जी कि हमारे सारी घटनाओं का जो मुख्य कारण है वो हमारी प्रतापगढ़ की जमीन थी, जिसको कुछ भूमाफिया जिनको हम कहते हैं, जिनकी बातें करते हैं। यदि कानून व्यवस्था की बात की जा रही है तो समाज में और इस कानून में ऐसी चीजें होनी चाहिए कि इन भूमाफियाओं की जांच होनी चाहिए। जी इनके खिलाफ जो सरकार में कानून में जो लूप होल्स हैं, इनको भरा जाना चाहिए कि ये कोई भी मुद्दा लेके किसी की भी जमीन कब्जा करने पहुंच जाते हैं, किसी की भी जमीन को हथियाने पहुंच जाते हैं। तो ये सारी चीजें जब लूप होल्स की बात होती है ना, तो कानून की कोई व्यवस्था सही नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रियांशी, आपने वक्त दिया, फिर आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। और हम अपील करते हैं अपने प्लेटफॉर्म से भी कि कम से कम उत्तर प्रदेश में जितनी तमाम ऐसी बेटियां हैं वो कम से कम एक साथ आए, एक आवाज बने। और ये जो सिस्टम की सड़ैंध है ना कि पहले गैंगरेप का वो खुद शिकार होती हैं और उसके बाद थाना, कोर्ट कचहरी, वकील, तमाम चीजें उन्हें कहाँ कहाँ क्या क्या झेलना पड़ता है, इससे निजात दिलाने के लिए, निजात पाने के लिए उन्हें खुद ही संघर्ष करना पड़ेगा। सिस्टम तो सिर्फ उनका मखौल बनाएगा। जैसा आपने कर्नाटक में देखा होगा कि अगर रेप हो रहा है तो लड़की कुछ नहीं कर सकती, तो उसको लेट जाना चाहिए। ऐसे बेशर्मी वाले बयान वो लोग देंगे जो कानून बनाने की बात करते हैं या कानून बनाने के लिए जाकर विधानसभा, लोकसभा में बैठे हुए हैं। फिर आपसे जुड़ेंगे, बहुत शुक्रिया।